Welcome back everyone. So today we are going to start chapter number 5, which is coordination compounds. Now what are the coordination compounds? Coordination compounds or complex compounds are those compounds which are having the coordinate bond. और coordinate bond क्या होता है? देखो, coordinate bond एक special kind of bond होता है. अगर वो किसी compound में present होता है तो definitely वो compound क्या हो जाएगा, उसे कहेंगे हम coordination compound. अब बात ये आती है कि what is the coordinate bond? coordinate bond है क्या आपका? देखो, जो आपका coordinate bond है उसे क्या कहते हैं, और उसे कहते हैं आप डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, उसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है. दोनों के ही मीनिंग सेम है. अब देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक टाइप का वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है. क्या होता है, एक काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है ये. अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर कोवेलेंट होता है. आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? वो बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. पता होगा ये सबको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. एंड ऑन द अदर हैंड जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. अब हम कहेंगे कि जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो वन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है. बट इसमें शेयरिंग देखो कैसे होती है. जो हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, ए एंड बी अगर बॉन्ड बना रहे हैं एंड दिस इज द अगर कोवेलेंट ये बॉन्ड है तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, और दोनों इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपस में, मतलब इक्वल शेयरिंग करते हैं. और एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है. दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग ही होगी, बट इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द एटम जो होगा ओनली वही कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. सपोज फॉर एग्जांपल कि यहाँ से जो ए वाले है, ए जो आपका एटम है या स्पीशी है कोई, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये इसके पास क्या है, कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो बॉन्ड तो बनाना है, तो ये क्या कहता है कि मैं ही इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ, ए ने ही ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो आपका इस तरह से एरोस को दिखाएगी. ये एरो क्या होता है कि यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके डेफिशिएंट है, उसने भी क्या करे, उसने भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया. यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ए एंड बी दोनों कर रहे हैं. ए के पास भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, अभी बी के पास भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, बट क्या हुआ कि शेयरिंग के लिए जो आगे इलेक्ट्रॉन्स दिए वो सिर्फ एक ही एटम से आए हुए हैं. ऑन द अदर हैंड जो कोवेलेंट बॉन्ड में होता था वो आपका शेयरिंग तो करते थे इन दो इलेक्ट्रॉन्स की, बट ये दोनों ईच इलेक्ट्रॉन, एक इसने दिया था, एक इसने दिया था. यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाता है, यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है. एक ही को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने होते हैं और उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये दोनों जो स्पीशी है वो शेयर कर देती है. और ये बॉन्ड क्या होता है, ये एरो से बॉन्ड दिखाया जाता है. दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब एरो कहाँ से कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीशी होगी उससे जाता हुआ एरो दिखाई देगा. यानी कि इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है. और अल्टीमेटली बाद में इसने इसे पूरी तरह इलेक्ट्रॉन नहीं दे दिया, इसने क्या किया, इसे बीच में दो इलेक्ट्रॉन रख लिए और इन्होंने क्या करा, वो आपस में शेयरिंग कर ली. नाउ दिस जो आपका बॉन्ड बनेगा इस यूनिक टाइप ऑफ शेयरिंग से, दैट विल बी योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एरो से दिखाई देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एरो की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिच टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी यही लिखा है कि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, या फिर डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. Coordinate bond is the covalent bond which is formed by two atoms sharing a pair of electron in which both electrons are provided by the same atom. मतलब sharing of electron तो होगी, but जो sharing में electron आए हैं वो कौन provide कर रहा है, वो इन दोनों में से एक ही प्रोवाइड करेगा. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, अगर ए और बी आपके दो स्पीशी है, सपोज ए क्या है, एक के पास बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है,
ऑन द अदर हैंड जो बी है आपका, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो क्या होगा, ए जो है वो इलेक्ट्रॉन जो रिच है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर बीच में शेयरिंग के लिए रख देगा और इसकी वजह से ए और बी दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। ऐसी शेयरिंग से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। हालांकि होता क्या है, ये बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट होता है। दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें कि एग्जाम्पल कैसे होगा। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल जिसमें कि आपका अमोनिया होता है। एज यू ऑल नो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, ओके। एंड दूसरी जगह स्पीशी हमने ले ली BF3। BF3 अब आपको पता होना चाहिए कि BF3 क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंट स्पीशी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होने की वजह से ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। और अमोनिया में आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो ये क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो गई। अब देखो आपने बॉन्ड तो बनाना है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, ये तो दे नहीं सकता इलेक्ट्रॉन्स, ये दे सकता है। तो आपका बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ये बनेगा फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिच टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यानी कि आपका ये वाला जो बॉन्ड होगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो अमोनिया के आपके ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि लोन पेयर्स है वो प्रोवाइड हुए, यानी कि वो शेयर हुए हैं। ये दो लोन पेयर जो है वो अमोनिया के पास भी रहेंगे और बोरोन भी इसे आपस में क्या करेगा, शेयर करेगा। तो सो नाउ दिस बॉन्ड विल बी योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। नाउ एक और चीज़ लिखी जाती है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि जो बायोलॉजिकल आपके कोई कंपाउंड्स है इंपॉर्टेंट, उसमें भी आपके कई कई जगह क्या होता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, इसीलिए वहाँ पर भी उसे पढ़ा जाता है। सो नाउ सम इम्पॉर्टेंट biological compounds are also having the coordinate bond। यानी कि आप ये coordinate bonds कहाँ देखते हैं, वो बोलने का मतलब है ज़्यादातर जो important है आपका वो आपके biological जो compounds होते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन होता है आपका खून, ब्लड जो होता है, हीमोग्लोबिन आपको पता है उसमें आयरन होता है। बट ये भी बात जान लो कि वो जो आयरन होता है वो एज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो प्रेजेंट होता है। यानी कि जो आयरन होगा और भी जिसके साथ लाइगेंड्स यानी कि जो उसके साथ एटम्स अटैच्ड हो गए उसके साथ वो क्या करेगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन से एटम के साथ, कौन से मेटल के साथ बनाया जाता है, यानी कि वो आयरन मेटल उसमें प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपको मेटल्स के नेम याद रखने हैं। तो जो क्लोरोफिल होते हैं, जैसे कि आपके जो फूल पत्तियां हैं वो जैसे खाना बनाता है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में ये बात याद रखनी है कि उसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और वो मेटल कौन सा होता है जो बनाता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है इसमें। वैसे ही जो विटामिन B12 होता है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट, और वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यानी कि ये तीनों कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इन तीनों में ना। और वैसे ही आपका डे टू डे लाइफ में कहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज़ हो रहा है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट भी ये यूज़ होते हैं, एनालिटिकल रिएजेंट्स की तरह यूज़ होता है। और बाकी आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि टेक्सटाइल डाइंग में होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में होता है, इस तरह की चीज़ें होती है। बस अभी तक आपने ये सीखा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो नाउ अब बात कर लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिगार्डिंग थ्योरी कौन सी है। पहली थ्योरी, फर्स्ट एवर थ्योरी जो दी थी रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो थी बाय द वर्नर्स। नाउ हम बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर क्या था, वर्नर आपका अल्फ्रेड वर्नर 1866 टू 1990, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अ स्विस केमिस्ट, एक स्विस केमिस्ट थे वो, वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट हिज आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कि ये एक पहले इंसान ऐसे थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी थी, यानी कि उसको फॉर्मूला की फॉर्म में उसे बनाने की कोशिश करी थी कि इसका फॉर्मूला कैसे होगा,
कंपाउंड कैसे दिखेंगे। तो ही ऑल्सो स्टडीड द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उन्होंने फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर के बारे में भी पढ़ा। नाउ पोस्टुलेट्स क्या है इंपॉर्टेंट जो वर्नर थ्योरी ने बताए थे, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको। सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि वर्नर ने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें एक मेटल भी प्रेजेंट होगा। अगर मैं बताऊं यहाँ पे ए से बी अगर हम ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ए से बी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये जो बी वाला होगा स्पेशली ये आपका क्या होगा, ये आपका मेटल होगा। और जो आपके ए हो गए इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये ए होगा, ये क्या होगा आपका लाइगेंड होगा। लाइगेंड का मतलब क्या होता है, जो मेटल के साथ जो आपके ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये मेटल क्यों होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हो। और लाइगेंड्स कौन से होते हैं, जो कि जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए वो शेयर कर सकता है। लाइगेंड्स वो स्पीशी है जो आपके मेटल के साथ चारों ओर लग सकती है। तो नाउ इसने क्या पोस्टुलेट दिए कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसमें जो मेटल है वो शो करता है टू टाइप ऑफ वैलेंसी। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल है वो दो तरह की वैलेंसी को शो करेगा, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड इज द सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी है क्या, देखो प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली आप ये याद रखो, प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप बोले प्राइमरी वैलेंसी क्या है तो आपने कहना है ये है आपकी कोऑर्डिनेशन, ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि जो मेटल उसमें प्रेजेंट है अगर आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो वो कहलाती है उसकी प्राइमरी वैलेंसी। और ऐसा देखा जाता है कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होगी दीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल, कि ये क्या होता है आयंस की फॉर्म में चला जाता है, ये आयनाइज करते हैं। अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी आपको। नाउ एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी आपको देते हैं वो यूजुअली कौन से ग्रुप्स हो गए या फिर कौन से लाइगेंड्स हो गए जो आपके नेगेटिवली चार्ज्ड हो गए, जैसे क्लोराइड हो गया। अभी पूरा समझ आ जाएगा जब आप एग्जांपल करोगे। फिलहाल के लिए आप याद रखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही प्राइमरी वैलेंसी है और प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और इसे सेटिस्फाई किया जाता है बाय द नेगेटिव आयंस। ओके, नाउ सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल जो आपका मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वो होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी और ये फिक्स्ड रहती है फॉर मेटल। ओके, यहाँ एटम की जगह मेटल कर दो, मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब देखो अच्छा क्या होता है कि आप सोचोगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि मेटल को लाइगेंड ने कितने बॉन्ड्स के साथ पकड़ के रखा है। जैसे ये देखो अगर ये मेटल मैं यहाँ करूँ, मेटल मैं यहाँ पर लिखूँ, सो लाइगेंड्स क्या होता है आपको पता है, लाइगेंड्स होते हैं ग्रुप्स जो कि अटैच्ड होते हैं मेटल के साथ। नाउ सम लाइगेंड्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं एक ही एटम से मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सम लाइगेंड्स क्या होते हैं, अगर ये लाइगेंड्स है, सम लाइगेंड्स क्या होते हैं, लाइगेंड्स इनके पास दो अटैकिंग साइट्स होती है, दो एटम होते हैं जिससे कि ये इस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, तो ये होता है इसकी डेंटिसिटी। क्या होती है ये डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब एक तरह से ये देख लो, ये मेटल है, इसने इसको इस तरह से दो दांतों से दो दांत इसमें मारे हैं। डेंटिसिटी इस तरह से भी याद कर सकते हो आप कि इसने यानी कि लाइगेंड ने इस मेटल को दो दांत यहाँ पे मारे हैं, मतलब दो दांतों से पकड़ रखा है। अब डेंटिसिटी 1 होगी तो ये जो लाइगेंड है उसने इसको एक ही दांत मारा है, इस तरह से याद रखो। अगर किसी लाइगेंड की डेंटिसिटी 3 होती है यानी कि उसके पास 3 एटम्स है जिनसे एट द सेम टाइम वो क्या है उसके साथ मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, अगर ये लाइगेंड है सपोज, तो दैट मीन्स इस लाइगेंड की जो डेंटिसिटी होगी वो 3 होगी, यानी कि एट अ टाइम वो जो लाइगेंड है वो मेटल के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है, वो होती है डेंटिसिटी। और मैं आगे करवाऊंगी कैसे पता चलता है कौन से लाइगेंड एक ही बॉन्ड बनाते हैं, कौन से 2 बनाते हैं, कौन से 3 बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है एक्चुअली में, सपोज ये मेटल है, सपोज यहाँ पर लाइगेंड्स लगे हैं, लाइगेंड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, अगर मैं इसमें पूछूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। मेटल के साथ
लाइगेंड्स ने कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हैं वो होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज योर 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे भी आता है नंबर ऑफ लाइगेंड्स इनटू डेंसिटी, यानी कि उनकी डेंसिटी कितनी है, कितने बॉन्ड्स बनाने की क्षमता है उनमें, इनटू उनका नंबर जितना लिखा हुआ है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है। नाउ अब एक और चीज़ आपको पता चल गया, यहाँ पर प्राइमरी जो वैलेंसी है वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, सेकेंडरी वैलेंसी है जो यहाँ पे वो क्या है आपका, वो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। नाउ दीज आर नॉन आयनाइजेबल, पहले वाले क्या थे, आयनाइजेबल थे, ये वाले जो सेकेंडरी वैलेंसी में जो आपके एटम्स या आयंस प्रेजेंट हो गए वो नॉन आयनाइजेबल हो गए। दीज आर सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी में जो एटम्स आपके आएंगे वो एक तो नॉन आयनाइजेबल हो गए, उन्हें आयनाइज नहीं किया जा सकता, और कौन से एटम या मॉलिक्यूल आएंगे जो कि न्यूट्रल हो गए या फिर नेगेटिव भी हो गए। बट आपकी प्राइमरी वैलेंसी में कौन से एटम्स या आयंस आ रहे थे जो आपके नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस थे, नेगेटिव होने की वजह से ही ये आयनाइजेबल भी थे। अब ये पूरी बातें जो लिखी गई है उसको हम बाय एग्जांपल समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में। देखो एक और चीज़ है, इसके पोस्टुलेट में क्या बोला जाता है कि द आयंस या फिर ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज। देखो सेकेंडरी वैलेंसी भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी लिंकेज भी बोल सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो आयंस या फिर ग्रुप जो कि सेकेंडरी वैलेंसी में है, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी में बाउंड हुए हैं मेटल के साथ, हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। बोला क्या जा रहा है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, और ये जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। फॉर एग्जांपल दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो जो ये ब्रैकेट आपका होता है, ब्रैकेट के अंदर जो आपका होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो ये होता है, अगर ये मैं बात करूँ और ये बात करूँ तो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर जो ब्रैकेट के अंदर होती है वो होती है आपकी मेन चीज़, वो क्या होती है आपकी कोऑर्डिनेशन, दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। और आपका जो ये वाला आयंस प्रेजेंट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, काउंटर आयंस, यानी कि इसको छोड़ के जितने भी आयंस बचे हुए हैं बाहर, ये क्या कहलाएंगे, काउंटर आयंस कहलाएंगे। ओके, काउंटर आयंस कहलाएंगे। तो बात क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी इसके अंदर होती है, यानी कि हमने क्या करा था, सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ देखना है, हमेशा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही देखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोबाल्ट मेटल है उसके साथ 6 लाइगेंड्स लगे हैं, तो दैट मीन्स इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, इक्वल्स टू 6 हो गई। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और यही बोला जा रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है आपकी, यानी कि ग्रुप्स जो कि आपकी सेकेंडरी वैलेंसी में है, वो क्या बनाते हैं, एक पॉलीहेड्रा बनाते हैं, यानी कि उनकी एक स्पेस में एक अरेंजमेंट होती है जिसको कि आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हो। इट कैन बी, बोला जा रहा है कि जो कोबाल्ट मेटल है उसके चारों ओर NH3 वगैरह लग रहे हैं, तो आपके वो क्या बन रहे हैं, वो किस अरेंजमेंट में हो सकते हैं, वो आपके ऑक्टाहेड्रल भी हो सकते हैं। तो वो जो अरेंजमेंट्स है उनको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहा जा रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ओके, नाउ ये बात कही जाती है कि कॉमन जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जहाँ पे ब्रैकेट लगे हैं, ये पहचान होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि ये ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होते हैं ना। एक बात यहाँ पर आती है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इसकी जो ज्योमेट्री होती है, यानी कि वही जो हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कह रहे हैं, 6 है तो ये किस तरह से अरेंज होंगे, कौन सी ज्योमेट्री आएगी। जब 6 होता है तो उसमें ज्योमेट्री उसके साथ एसोसिएटेड कौन सी होती है, वो होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। जब आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल आपको याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल होगी उसकी ज्योमेट्री। ओके, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम यही लगती है ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें क्या है, ये जो कोबाल्ट है उसके पास कितने लाइगेंड्स है, एक NH3 5 है और एक क्लोरीन है 6, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसकी भी ऑक्टाहेड्रल क्या होगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। और इसमें भी क्या है, 4, 5 एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसकी भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। नाउ बात
क्या आती है इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आती हैं कि आपकी निकल के साथ 4 लाइगेंड लगे हैं, प्लैटिनम के साथ भी 4 लाइगेंड लगे हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की होती है ना। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है आपका, यानी कि अगर मेटल से 4 अगर आपके बॉन्ड उसने बनाए हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का 4 है, तो उसकी पॉसिबल जो ज्योमेट्रीज होती है वो 2 होती है। पहली होती है आपकी टेट्राहेड्रल, जिससे कि मैं TD लिख रही हूँ शॉर्ट में, और दूसरी होती है स्क्वायर प्लेनर। यानी कि इस तरह से ये लग सकता है, बीच में मेटल है और आपके 4 इस तरह से लगे। टेट्राहेड्रल क्या होता है कि आपका इस तरह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। तो आपको ये याद करना है कि किस में कौन सी ज्योमेट्री है। तो फिलहाल आपकी NCERT में ये दोनों गिवन है, तो आपको निकल एंड अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आ जाए तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, निकल एंड ये 4 है। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और इसका याद रखना है, इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और दूसरी बात, जो अगर आपका 4 है बट प्लैटिनम है, प्लैटिनम के साथ ये वाले अगर 4 हो, एक ही तरह के 4 अगर एटम्स हो, तो आपकी वो क्या हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है। स्क्वायर प्लेनर उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसे खोल के लिखेंगे, मेटल के अराउंड 4 हम क्लोरीन लगाएंगे, दैट वुड बी इन द स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज हमें ये कंपाउंड दिया है और ये वर्नर के अकॉर्डिंग ये कैसा कंपाउंड बनता है वो हमने देखना है। देखो, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका। हमने प्राइमरी वैलेंसी यानी कि मेटल जो यहाँ पे कोबाल्ट पड़ा है उसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो आप, सपोज जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेट कर दिया, लेट इट बी X, की हमें नहीं पता वो अभी। ओके, प्लस अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिख लिया। और क्लोरीन जो होते हैं, जैसे आपके हेलोजेंस होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो -1 में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और जैसे अमोनिया वगैरह होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। यानी कि अमोनिया वाटर आ गया तो उस पर चार्ज 0 है, इनमें चार्ज आपको दिख रहा है माइनस होता है, ये याद रखना है आपने। नाउ क्लोरीन पे यहाँ पर आपको पता है क्लोराइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि -1 इस पे क्या आ जाता है, चार्ज आता है, तो हमने -1 लिख लिया। प्लस अब 6 कितने हैं आपके पास, 6 आपके पास NH3 है, और ईच NH3 पे कितना चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए इनका चार्ज 0 हो गया। इज इक्वल टू, अब क्या है, अब आपने हर एक के चार्ज लिख लिए, पर आपको ओवरऑल जो आपका ये पूरा कंपाउंड है उसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो आपको लिखना होता है, क्योंकि पूरा चार्ज इक्वल होता है कि जो आपको बाहर दिख रहा हो। इस पूरे के ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो पूरे चार्जेस को इक्वल करना है 0 से, क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके बाहर कोई चार्ज होता तो आप यहाँ पर लिखते हैं। सो नाउ इसको सॉल्व करके आपका x की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ ये x की वैल्यू जो 3 है, दिस इज योर प्राइमरी वैलेंसी। x की वैल्यू 3 इज योर प्राइमरी वैलेंसी। अभी फिलहाल ये देख लो। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आप ये सेकेंडरी वैलेंसी देख रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो याद रखो कि जो कोबाल्ट है वो मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनाते हैं, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं वो। ओके, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी जब हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि आपको बताया गया था कि सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल ग्रुप्स। यानी कि जो आप कोऑर्डिनेशन नंबर में लोगे वो कौन से एटम्स लोगे, जो कि आपके न्यूट्रल हो गए। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू आपका ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा बन गया कि कोबाल्ट है यहाँ पर, और उसके पास NH3 है, NH3 के मॉलिक्यूल्स है वो 6 बार लगे हुए हैं। ओके, और इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट ये बना देंगे, स्फीयर बना देंगे, इसका ब्रैकेट्स लगा देंगे, और जो ये 3 क्लोरीन है उसको आप बाहर ले जाओगे। ओके, ऐसा क्यों करा, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको थोड़ा सा पता है कि आपको थोड़ा याद रखना है कि कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट आपके 6 बॉन्ड्स बनाता है। पर बात ये आती है 6 बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा, इनके साथ बनाएगा या इनके साथ बनाएगा। आपको मैं बता दूं सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है, या तो न्यूट्रल एटम्स करते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स करते हैं। पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं कि ये जो स्फीयर है, मैं बात करूं जो ये स्फीयर है, पहले प्रेफरेंस देते हैं कि उसके अंदर क्या आए, सारे आपके न्यूट्रल एटम्स आ जाए। तो आपने ये बना दिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि मेटल के साथ कितने एटम्स
लग रहे हैं वो आपके क्या आ रहे हैं, वो आपके 6 आ रहे हैं। नाउ दिस इज योर सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसे अगर हमने बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान से देखना, हम इसे कैसे बनाएंगे कि कोबाल्ट है, इसका कैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसको प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी से डिकोड करके इसका स्ट्रक्चर कैसे बना कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ आपके क्या है 6 NH3 लगे हैं, तो 6 NH3 को कैसे हम अरेंज करेंगे, ये होती है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। यानी कि NH3 यहाँ पर 6 टाइम्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आपने यहाँ पर इस तरह से ये लगा दिया NH3 एंड NH3। ओके, यहाँ पर इसके बाद आपके पास दिस इज योर, देखो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करा जाता है बाय सॉलिड लाइन, बाय सॉलिड लाइन से इसे डिनोट करा जाता है इन द स्ट्रक्चर, बाय सॉलिड लाइन इन द स्ट्रक्चर, उससे डिनोट करा जाता है। तो आप यहाँ पर देखो कि आपने जो ये सॉलिड लाइंस बनाई है ये सारी आपकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है जो कि आपकी 6 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर है जो कि 6 है। और कैसे बोला जाता है कि वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है बाय द कौन से न्यूट्रल लाइगेंड्स या फिर आयनिक लाइगेंड्स, और पहले प्रायोरिटी न्यूट्रल लाइगेंड्स को दी जाती है। और ये जो आपका ये आपके ब्रैकेट्स है इसके अंदर होती है सेकेंडरी वैलेंसी। नाउ अब आती है प्राइमरी वैलेंसी की बात। प्राइमरी वैलेंसी है आपकी 3, और हमने बोला है ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाई होती है बाय द आयनिक, नेगेटिव आयनिक मतलब नेगेटिव लाइगेंड से सेटिस्फाई होती है। तो जो ये आपके नेगेटिव आयन बच गए, नेगेटिव आयन क्या है, ये 3 आयन्स है आपके जो बच गए आपके, वो सेटिस्फाई करेंगे अब प्राइमरी वैलेंसी को। यानी कि मेटल के साथ ये भी जुड़ा है, बट कैसे जुड़ा है वो आपको बनाना पड़ेगा। 3 आपके ये बच के ना 3। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं पता चल रहा है, जो प्राइमरी वैलेंसी आई यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, उसमें किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। देखो जो NH3 था, NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, यहाँ पर 0। देखो यहीं से पता चल रहा है NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट थी आपकी 0, यहाँ पर 0 थी, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी में न्यूट्रल लाइगेंड्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि 0 हो गया था। बट जो आपके नेगेटिव लाइगेंड्स है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, रहा है। दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, वो कंट्रीब्यूट कौन से लाइगेंड करेंगे प्राइमरी वैलेंसी को, जो नेगेटिवली चार्ज हो गए, और नेगेटिवली चार्ज आपके 3 है। तो आप कैसे बनाओगे इसको, कोबाल्ट से यहाँ पर डॉटेड। अब देखो जो ये प्राइमरी वैलेंसी होती है ये क्या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप लिखोगे दिस इज represented by dotted line। ओके, डॉटेड लाइन से इसे रिप्रेजेंट करोगे, उससे पता चलेगा कि ये जो बॉन्ड बन रहा है मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी है ना। वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी कि कोबाल्ट से 3 आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, तो आपने इस तरह से क्लोरीन यहाँ लगा दिया, कहीं पर भी लगा सकते हो, मैंने इस तरह से लगा दिया आपके। ओके, पोजीशन से कोई चक्कर नहीं है इसमें, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। अब ये बना बाय द वर्नर, इसका स्ट्रक्चर ये बना अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। तो मैं आपको बता दूँ प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है आपकी, प्राइमरी वैलेंसी होती है जिसमें कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर ही आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, और वो सेटिस्फाइड बाय कौन से एटम्स होते हैं, जो कि आपके आयनिक है। तो आयनिक आपके 3 है और प्राइमरी वैलेंसी भी 3 है, यानी कि तीनों जो क्लोरीन है वो डॉट की फॉर्म में आप लगाओगे, यानी कि उसे प्राइमरी वैलेंसी बताओगे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, ये जो कोऑर्डिनेशन आपका ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट के साथ, उसमें जितने लाइगेंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपके ये आपके जो NH3 है ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, जो कि सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होती है। अब आप कहोगे कि इसको अंदर क्यों नहीं लिया, क्लोरीन को, NH3 को बाहर क्यों नहीं लिया, तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी में प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, न्यूट्रल लाइगेंड्स को देनी है। एक बात तो ये होगी, तो इससे आपका क्या बन गया, आपका यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गया इसका, और ये वाला इसका कोऑर्डिनेट इसका फॉर्मूला है ना। एक और चीज़ इसमें आ जाती है, टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या आएंगे। देखो अब हमें ये वाली चीज़ पता चल चुकी है कि इसका जो डिकोड करके हमने लिख लिया फॉर्मूला इसका है कि CONH3 होल 6, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी अंदर आ गई न्यूट्रल वाले, और बाद में क्या है Cl3 बाहर आ गई। ये आपको पता है काउंटर आयन होते हैं। और एक और चीज़ हमने क्या बोला था
की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है यहाँ, यानी कि ये तीनों, ये क्या होता है, ये आयनाइजेबल होता है। और वैसे भी ये कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर जो चीज़ें प्रेजेंट होती है ये आयंस की फॉर्म में निकल सकती है बाहर, और जो अंदर होती है ये जो कोऑर्डिनेट स्फीयर है ये फर्दर टूटता नहीं है, ये आयनाइज नहीं करता। तो टोटल आयंस आप किस तरह से लिखोगे, टोटल आयंस यानी कि ये आयनाइजेबल होती है, ये स्पीशीज़ क्या होती है जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के बाहर होती है, ये होती है आयनाइजेबल, आयनाइजेबल यानी कि ये आयनाइज हो जाती है। तो यानी कि आपको आयंस कौन से मिलेंगे, अब एक तो आपको मिलेगा क्लोरीन 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 क्लोराइड क्लोराइड के 3 आपको ये मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर 3 क्लोराइड ये मिले तो ये वाला जो पूरा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है आपका, उसके अंदर तो आपका ये टूट नहीं सकता, बट ये अकेले में NH3 होल 6 ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 आपके नेगेटिव नेगेटिव है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव 3 भी होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है ना। तो इसीलिए आपका यहाँ पे क्या आ गया 3, और यहाँ पे ये नेगेटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में ये आपका आ गया। ओके, तो आपको यहाँ से बहुत इजीली पता चलता है कि नंबर ऑफ आयन, टोटल आयन कितने हो गए, यहाँ पे टोटल आयन आपके आ गए, टोटल आयंस आप लिखोगे इज इक्वल टू 4, टोटल आयन आपके यहाँ पर 4 हो चुके हैं। नाउ इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें हम, एक और चीज़ आती है, एक और चीज़ पूछते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किस रेशो में। देखो इलेक्ट्रोलाइट कैसे बताना है, उसका रेशो कैसे बताना है, जो आयन है नेगेटिवली चार्ज आयन एंड उसका रेशो विद द पॉजिटिवली चार्ज आयन, वो आपको बताना है। सॉरी, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव रेशो टू द नेगेटिव रेशो। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का रेशो होता है आयंस का। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव आयंस कितने हैं नंबर में, ये नहीं देखना है, नंबर देखना है, क्वांटिटी देखनी है, कितनी है यहाँ पर 1 है। तो यानी कि पॉजिटिव वाला आयन एक ही प्रेजेंट है, रेशो नेगेटिव वाले आयंस कितने हैं 1, 2 एंड 3, दैट विल बी आपका इलेक्ट्रोलाइट का आपका हो जाएगा रेशो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ आयंस इसमें 4 प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ये पूरा वर्नर की थ्योरी ने बताया था। सो नाउ एक और एग्जांपल कर लेते हैं ऐसा ही, और आपके पास कंपाउंड ये वाला है, कोबाल्ट ये वाला है, तो प्राइमरी वैलेंसी बताओ क्या होगी इसमें। नाउ प्राइमरी वैलेंसी मीन्स योर ऑक्सीडेशन स्टेट, यू शुड नो कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल होती है। यहाँ पे ये कोबाल्ट मेटल है, तो सपोज इसका X हो गया, प्लस यहाँ पर क्या है 3 क्लोराइड है, एक क्लोराइड का जो चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, और यहाँ पर प्लस क्या आ गया 5 टाइम्स आपका ये 0 आ गया, क्योंकि NH3 आपका न्यूट्रल है। तो यहाँ से क्या आया, X की वैल्यू इज इक्वल टू 3I, X की वैल्यू आपकी 3 आ गई, दैट मीन्स आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आपकी 3 है, यानी कि कोई 3 ऐसे क्या हो गए, देखो प्राइमरी वैलेंसी की आपकी 3 है, इसका मतलब क्या है कि आपकी कोई नेगेटिव जो लाइगेंड होगा, यानी कि नेगेटिव जो आपका एटम आयन होगा, वो नेगेटिव वाला जो लाइगेंड है वो सेटिस्फाई कर रहा है आपकी प्राइमरी वैलेंसी को, वो हम बना के देखेंगे ना। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी आपको पता है जो कोबाल्ट होता है वो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेटल जो है कोबाल्ट जो है वो आपके कितना कोऑर्डिनेशन देता है 6 देता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया इज इक्वल टू 6, और आपकी ये सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 हो गई। बट देखने वाली ये बात है कि आपका ये जो मेटल के साथ 6 आपके बॉन्ड्स बनाएंगे वो कौन से बनाएंगे, तो हमने इस तरह से ये स्फीयर बना देना है। ओके, तो हमने देखना है, मैंने आपको कहा था जो ये ब्रैकेट के अंदर आता है एटम्स वो सेकेंडरी वैलेंसी में आते हैं ना। कोबाल्ट के साथ कौन से आपको एटम्स रखने हैं, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी में सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सपोर्ट करते हैं, पहले आपके न्यूट्रल आते हैं, यानी कि NH3 न्यूट्रल आपके क्या आएंगे, न्यूट्रल आपके लाइगेंड्स आएंगे। अब 5 हो गए, बट ये 6 बनाता है कोबाल्ट, तो क्या होगा एक क्लोरीन को यहाँ पर अंदर ही रखना पड़ेगा, और बाकी के जो 2 क्लोरीन होंगे वो बाहर को निकल जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 6 है, और यहाँ पे पहले न्यूट्रल वालों को हम प्रेफरेंस देंगे, तो ये 5 यहाँ पे लिखेंगे, और क्लोरीन जो होगा उसको अंदर लिखेंगे। तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसी है, तो आप सेकेंडरी वैलेंसी देखो किसने सेटिस्फाई की, न्यूट्रल वालों ने सेटिस्फाई की एंड आपके नेगेटिवली चार्ज्ड लाइगेंड्स ने करी। तो यहाँ पर अगर इसको हम बनाए यहाँ पर, ठीक है, इसको बनाते हैं तो कोबाल्ट के साथ क्या आ जाएगा, कोबाल्ट के साथ 6 बॉन्ड बने, 5 और 1 6 हो गया, 6 यहाँ पे आपके बॉन्ड्स बने हैं।
ओके, जो सॉलिड हो गए, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाते हैं आप बोल्ड लाइन से। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक क्लोरीन है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किसने करा है, क्लोरीन ने, बाकी आपके न्यूट्रल जो NH3 है उन्होंने सेटिस्फाई करा है सेकेंडरी वैलेंसी को। ओके, तो वर्नर ने इस तरह से बताया था स्ट्रक्चर को बनाना सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसी की हेल्प से। ना सेकेंडरी वैलेंसी से ये बन गया जिसमें कि एक सेकेंडरी वैलेंसी क्लोरीन ने भी सेटिस्फाई करी है ना। कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसीज भी होती है, जैसे डॉट से दिखाया जाता है। तो ये जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है, 3 है, यानी कि आपको 3 डॉट्स लगाने पड़ेगी, डॉटेड लाइन्स लगानी पड़ेगी। और जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयंस होते हैं वो तो डायरेक्टली आपकी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसीज होती है। तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, सपोज मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दी, क्लोरीन लगा दी। ये 2 क्लोरीन जो मुझे पता थे ये आपके प्राइमरी वैलेंसी में आते हैं, क्योंकि क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब क्या है, यहाँ पर यहाँ तो हमारे 2 है प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 3 आ रही है। तो यहाँ पर चेक करो कि आपकी प्राइमरी वैलेंसी में किस किसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, 0, यानी कि NH3 की तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्लोरीन 3 थे, तीनों नेगेटिव है, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन प्राइमरी वैलेंसी में आया, यानी कि जो ये एक अंदर क्लोरीन गया है ये दोनों पर्पस सॉल्व कर रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे एक और डॉटेड लाइन लिखेंगे, दैट मीन्स ये जो अंदर वाला क्लोरीन है ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और ये डॉटेड जो लाइन्स है वो आप कहीं भी लगा सकते हो, बट क्लोरीन के साथ एक और आपको डॉटेड लाइन लगानी पड़ेगी, दैट मीन्स दिस क्लोरीन ऑल्सो सेटिस्फाइड द प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज द सेकेंडरी वैलेंसी। ना अब इसको देख के ये तो बन गया इसका स्ट्रक्चर, अब इसको देख के नंबर ऑफ आयंस बताओ कितने ये नंबर ऑफ आयंस आएंगे। ना हमने कहा है जो ये काउंटर आयंस होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्दर नहीं टूटता है, सबसे पहली बात, जिसके काउंटर आयंस है वो टूट जाएंगे और आयंस नंबर ऑफ आयंस क्या आएंगे, यहाँ पर ये क्लोराइड 2 दे देंगे क्योंकि ये बाहर काउंटर आयन है। तो आपका एक ये जो कोबाल्ट ये वाला पूरा है ये हम लिख लेते हैं NH3 होल 5 एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट होगा तो इसको +2 लिखना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए आपके 1, 2 एंड 3। तो टोटल नंबर ऑफ जो आयंस है आपके पास वो आपके पास 3 है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलाइट का पूछते हैं कि किस रेशो में होगा, मतलब आपको लिखना होता है पॉजिटिव रेशो नेगेटिव। तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पर कितने हैं नेगेटिवली चार्ज आपके 2 है, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा और वो भी 1:2 में करेगा, यानी कि एक आयन आपका पॉजिटिव वाला होगा, 2 आयन्स आपके नेगेटिव वाले होंगे। इस तरह से ये वर्नर्स ने सारा इसका डिकोड किया है, बट किसके रिस्पेक्ट में, विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। और ये आपका ये बताया कि इस तरह से ये अरेंजमेंट में होता है। ये किस अरेंजमेंट में है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 6 है। नाउ अगेन एक लास्ट कर लेते हैं, ये वाला आपका कंपाउंड है, इसको हमने बनाना है। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी देखी, X यहाँ पे ले लेते हैं, कोबाल्ट की है, प्लस फिर से 3 आ जाएगा, -1 प्लस यहाँ पे क्या है, अब 3 है, ये इसके साथ क्या है 3 लगे हैं। तो आप क्या करोगे, थ्राइस ऑफ यहाँ पर ये 0 आ गए इज इक्वल टू 0, क्योंकि NH3 आपका न्यूट्रल है, क्लोराइड -1 में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी जो कि डॉटेड लाइंस बनाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। नाउ सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, इज इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट है। ना ये किस तरह से होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर आपका 6 है तो इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, कोबाल्ट एंड इसके साथ आपको पता है इस तरह से बनाना है स्फीयर। ओके, ये कोऑर्डिनेट स्फीयर बना दिया आपने। नाउ कोबाल्ट के साथ सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसीज आपकी 6 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल के साथ पहले 6 आपके कोई एटम्स आएंगे, लाइगेंड्स आएंगे। तो पहले हम जो न्यूट्रल होता है यानी कि NH3 लाइगेंड्स उनको लेते हैं, वो कितने हैं यहाँ पे ओनली 3, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यानी कि बाकी बच्चे 3 क्लोरीन को भी हमें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर लेना पड़ा। इसका मतलब देयर विल बी नो काउंटर आयंस, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर कोई भी आयन नहीं बचा ना। अगर यहाँ पे हम इसका बनाने लगे तो आपको पता है कोबाल्ट के साथ सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, यानी कि आपके जो बोल्डेड लाइन है वो आपकी 6 हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, इसमें 3 NH3 है आपके पास लगे हुए,
3NH3 है, यानी कि सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो 3 ने सेटिस्फाई करी है, और ये बाकी 3 जो है सेकेंडरी वैलेंसी वो आपकी क्लोराइड यानी कि नेगेटिव लाइगेंड्स ने सेटिस्फाई करी है, तो ही ये कंपाउंड बना है। ये तो हो गया ना। व्हाट अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी डैश से हमें दिखानी होती है। अब प्राइमरी वैलेंसी कौन दिखाता है? जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इनमें नेगेटिवली चार्ज कौन से है? क्लोरीन है, और 3 आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, तो तीनों जहाँ पे क्लोराइड लगे हैं उसी के साथ हम ये डैश भी लगा देंगे। दैट मीन्स कि कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी भी ये क्लोरीन्स ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह से वर्नर ने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। नाउ व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ आयंस? सॉल्यूशन में कितने आयंस देंगे? ये 9 आयंस यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आयनाइजेबल जो आपके काउंटर आयंस है, यानी कि इस स्फीयर के कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर, क्योंकि कोऑर्डिनेट स्फीयर तो टूटता नहीं, आयनाइज नहीं करता है, तो आप लिखोगे नो आयंस। यहाँ पे कोई आयंस नहीं है क्योंकि कोई काउंटर आयन नहीं है। और इलेक्ट्रोलाइट जब आप आयन ही नहीं आयनाइज मतलब कर रहा है, आयंस ही नहीं दे रहा है, तो यह एज ए इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, बस ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि वर्नर ने ये स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे बनाए थे? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। थैंक यू सो मच।